स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परस्पेक्टिव से है। आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 3 स्टेट्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है उनको कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स उसी इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में जम्मू एंड कश्मीर जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है, वहां पे भी जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्टूडेंट्स इसी इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में जो वर्क है, वोटर्स का जो लिस्ट है उसको प्रिपेयर करने का जो वर्क है उसको स्टार्ट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें 3 स्टेट जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है उनको कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आप देखिए वो 3 स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, झारखंड और हरियाणा है, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे। जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर है वो स्टेट हुआ करता था। 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के अंदर में, जिसके अंदर आपको एक जम्मू एंड कश्मीर है, इसके अलावा लद्दाख आपको एक डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है वो देखने के लिए मिलता है। लद्दाख के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, वहाँ के जो लोग हैं उनका डिमांड है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए और लद्दाख का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाए। उसके रिगार्डिंग में जो मूवमेंट है उसके बारे में आपने न्यूज़पेपर के अंदर रीड किया होगा लास्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर में। अगर हम स्टूडेंट डिस्कस करें 6 शेड्यूल के बारे में, तो आप देखिए कि 6 शेड्यूल के अंदर प्रेजेंट समय में आपको जो 4 स्टेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 स्टेट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे 6 शेड्यूल के अंदर में। लद्दाख का भी डिमांड है कि उनको भी ऐड किया जाए 6 शेड्यूल के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी के रूप से इसको सेटअप किया गया 2019 के समय में, और ये जम्मू एंड कश्मीर को जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भी प्रोवाइड किया गया था। स्टूडेंट्स अगर हम प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री के अंदर जो यूनियन टेरिटरी जो उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर 3 यूनियन टेरिटरी हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको सेटअप किया गया है, जिसके अंदर एक दिल्ली है, दिल्ली के अलावा पुडुचेरी है स्टूडेंट्स, और पुडुचेरी के अलावा जम्मू एंड कश्मीर है जहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी देखने के लिए मिलेगा यूनियन टेरिटरी के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्शन प्रोसेस के बारे में था जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आपको यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। आप देखिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनको भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। हमारे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, राज्यसभा के जो इलेक्शन है इनको जो कंडक्ट करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसको किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेटअप किया गया था, क्या इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेटअप किया गया। और आप देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा मेनली कौन से इलेक्शन है जिनको कंडक्ट करवाया जाता है, क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। जब भी आप देखिए कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या जनरल इलेक्शन जब कंडक्ट होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर में, तो उस दौरान में जो इलेक्शन कमीशन को जो असिस्टेंस है वो तो प्रोवाइड किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, बट किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको सेटअप किया गया, मेनली कौन से इलेक्शन से इनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं और किस आर्टिकल के अंदर में इसके बारे में मेंशन किया गया है। क्या स्टूडेंट्स आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था मनी बिल के पर्सपेक्टिव से, और उसके अंदर आर्टिकल 109 के बारे में मेंशन किया गया था। क्या मनी बिल का जो प्रोसीजर है आर्टिकल 109 के अंदर मेंशन है, तो आपको यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको सेटअप किया गया और मेनली कौन से इलेक्शन से जो इनके द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। वोटर लिस्ट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डिस्कस करें तो आप देखिए कि हर एक इलेक्शन प्रोसेस से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो वोटर लिस्ट है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो वोटर लिस्ट है उसको प्रिपेयर किया जाता है। उसके अंदर स्टूडेंट्स अगर कोई सीनियर सिटीजन है, अगर वो सीनियर सिटीजन है जो बूथ के लिए अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उनका आपको होम वोटिंग का जो प्रोसेस है वो भी देखने के लिए मिलता है। एक्चुअल जो वोटिंग का जो डे है उससे पहले आपको होम वोटिंग का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। लोकल जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके द्वारा बताया जाता है कि इन पर्सन्स है, ये सीनियर सिटीजन्स हैं जो बूथ के लिए नहीं अप्रोच कर सकते हैं, उनका होम वोटिंग का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा।
नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में है, आप देखिए कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जो बेल है वो ग्रांट कर दिया गया था। उसके बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा एक अर्जेंट हियरिंग के रिगार्डिंग में रिक्वेस्ट किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में, और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा स्टूडेंट्स इनका जो बेल है उसको कुछ समय के लिए यहाँ पे स्टे किया गया है, जब तक वो कंप्लीटली जजमेंट है, कंप्लीटली जो प्रोसेस है उसके थ्रू दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज है वो गो थ्रू नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि 3-4 डेज का जो समय है वो उनके द्वारा बताया गया है, जब तक वो कंप्लीटली प्रोसेस को अंडरस्टैंड करे, जब तक इनका बेल है उसको यहाँ पे स्टे किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, 2019 के समय जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया। आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर को जब बाइफरकेट नहीं किया गया था उससे पहले दिल्ली ओनली यूनियन टेरिटरी था जिसके पास में खुद का हाई कोर्ट था। इसके अलावा कोई भी जो हमारी डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार के बारे में अगर हम बात करें, कौन से हाई कोर्ट के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा? कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर अंडमान एंड निकोबार है। पुडुचेरी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पुडुचेरी आप देखिए कि डिफरेंट एरियाज के अंदर भी है, माहे है, यमन है, कराईकल है। एक आपको केरल के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा माहे है, यमन आपको आंध्रा के अंदर में, कराईकल आप देखिए आपको तमिलनाडु के अंदर में, पुडुचेरी भी आपको तमिलनाडु के अंदर ही देखने के लिए मिलता, तमिलनाडु का जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे स्टेट्स को टेरिटोरियल सोवरेनिटी नहीं है। कभी आप समझो कि तमिलनाडु का जो टेरिटोरियल एरिया है वो तमिलनाडु का ही है, वो कंप्लीटली इंडिया का है। तमिलनाडु का जो एरिया है आप देखिए उसको कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है। तो हमारे यहाँ पे स्टेट्स को जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी का जो प्रोसेस है वो नहीं दिया गया है। कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया जो कंप्लीट कंट्री है उसको सोवरेनिटी का जो पावर है वो है, बट आप देखिए स्टेट्स को सोवरेनिटी का जो प्रोसेस है, टेरिटोरियल सोवरेनिटी वो नहीं है। 2019 से पहले दिल्ली ओनली यूनियन टेरिटरी हुआ करता था जिसका खुद का हाई कोर्ट हुआ करता था, बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जम्मू एंड कश्मीर का भी खुद का हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का भी हाई कोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। पेटेंट के बारे में है स्टूडेंट्स, भारत बायोटेक नाम का एक जो वैक्सीन है, भारत बायोटेक का जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उनके द्वारा कोवैक्सीन नाम का जो वैक्सीन है उसको बनाया गया था कोविड के प्रोसेस के रिगार्डिंग में। हमारा जो ICMR है उनके द्वारा उनको जो हेल्प है वो प्रोवाइड किया गया था वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरिंग है उस प्रोसेस के दौरान में। बट आप देखिएगा पेटेंट का जो फाइलिंग का जो प्रोसेस है उस दौरान में भारत बायोटेक के द्वारा एज ए इन्वेंटर के रूप से कोवैक्सीन का जो इन्वेंटर है उसके रूप से अपने आप को फाइल किया गया है। ICMR का जो नेम है आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स ICMR के द्वारा भी एडमिट किया गया है कि उनके द्वारा कोई फंडिंग है वो प्रोवाइड नहीं किया गया था वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया गया, बट जो फंडिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं प्रोवाइड किया गया था कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में भारत बायोटेक को। वैक्सीन के परस्पेक्टिव से 2 टाइम्स जो क्वेश्चन हैं UPSC के प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए थे, एक बार वैक्सीन का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में, एक बार वैक्सीन का जो कंपनीज है उनके परस्पेक्टिव से 2 टाइम ऐसे UPSC के द्वारा जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, क्योंकि उस समय में कोविड-19 की वजह से वैक्सीन है वो न्यूज़ के अंदर में थे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स NTA के बारे में है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप देखिए कि NTA के द्वारा काफ़ी सारे एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। अभी रिसेंटली NTA के द्वारा एक NET का जो एग्ज़ाम है, नेट का जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाया गया और उसको यहाँ पे आप देखिए कि कैंसिल किया गया है NTA के द्वारा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो अपने एग्जाम के कंडक्शन प्रोसेस की रिगार्डिंग में उसके ट्रांसपेरेंसी के इशू और अकाउंटेबिलिटी की वजह से आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर में है। एक मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर एंट्रेंस के परस्पेक्टिव से भी आप देखिए कि जो नीट का जो एग्ज़ाम है उसके परस्पेक्टिव से भी ये न्यूज़ के अंदर में है। उन लोगों का डिमांड है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुआ था NTA के द्वारा, NTA के प्रोसेस के अंदर में जो लीकेज है उनके बारे में उनके द्वारा डिस्कस किया गया है, जो नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके परस्पेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर में किन पॉइंट्स के ऊपर में आप देखिए कि UPSC का तैयारी कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से क्या लीकेज है इस प्रोसेस के अंदर में, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक तो आप देखिए नीट का जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करवाए गए, नेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो गाइडेंस है या होम अफेयर्स का जो यहाँ पे इंक्वायरी के बाद में इसको 1 या 2 दिन बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रोसेस के बारे में, एक तो NTA को जो क्रिएट किया गया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू क्रिएट किया गया है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर में ये देखने के लिए मिलता है, NTA नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से तो आप देखिए गवर्नमेंट के ऊपर कंप्लीटली
सेंटर के पर्सपेक्टिव से भी एम्प्लॉइज नहीं है इनके पास में कि कंप्लीट कंट्री के अंदर जितने सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग में, तो एक सेंटर, कंप्लीट सेंटर, हर एक सेंटर के ऊपर एक एम्प्लॉय है जो उसका कोऑर्डिनेटर के रूप से सेटअप किया जा सके, तो कंप्लीट इतना मैन पावर भी नहीं है। इसके अलावा प्रेजेंट समय में जो डिमांड है वो यही है कि ट्रांसपेरेंसी को सेटअप किया जाए। ट्रांसपेरेंसी जो पीपल्स, जो एस्पिरेंट्स का जो ट्रस्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ है उसको सेटअप करने का जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी एंड पनिशमेंट ऑफ जो गिल्टी पर्सन है उनका पनिशमेंट है उनको इंश्योर किया जाए, यही एनटीए का एक मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो ट्रस्ट है उसको गेन करने के रिगार्डिंग में। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको अपना जो क्रेडिबिलिटी है उसको रीगेन करने के लिए किन किन प्रोसेस के जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, गिल्टी पर्सन को यहाँ पे पनिशमेंट देने के रिगार्डिंग में या जो भी प्रोसेस के अंदर लैक्यूनाज है उसको इम्प्रूव करने का जरूरत है प्रेजेंट समय में, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। न्यू सिविल वॉर के पर्सपेक्टिव से है, सिविल वॉर के कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव से है। कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि जो रसिया है, रसिया के द्वारा नॉर्थ कोरिया के रिगार्डिंग में रेजोल्यूशन है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आई थी लास्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर में या 5 ईयर्स के अंदर में, तो रसिया के द्वारा उन्हें जो रेजोल्यूशन है उनको एंडोर्स किया गया था, नॉर्थ कोरिया को बैन कर दिया जाए, उसके साथ में जो ट्रेड है वो किसी के साथ नहीं कैरी आउट किया जाए। नॉर्थ कोरिया के जो यहाँ पे वेपन्स हैं, जो वॉर के समय जो वेपन्स यूज होते हैं उसके जो टेस्टिंग है उसकी रिगार्डिंग में आपको ये जो बैन का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम प्रेजेंट समय के अंदर बात करें तो आप देखिए कि रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, नॉर्थ कोरिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके द्वारा एक म्यूचुअल असिस्टेंस का जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया कि एक दूसरे का जो म्यूचुअल असिस्टेंस है वो कैरी आउट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया के जो वेपन्स हैं उनको भी यूज किया जा सकता है रसिया के द्वारा, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलता है कि उनके जो वेपन्स हैं उनको यूज किया जाएगा। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल जो अर्थमेटिक्स है उसको आप देखिए किस तरीके से रसिया के द्वारा यूज किया गया है। जो एंटी यूएसए ब्लॉक है उसके जो सभी जो कंट्रीज है उनको एक ग्रुप के अंदर में यहाँ पे किया गया है रसिया के द्वारा। तो फिर से आपको जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट 2 ब्लॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि एक और ब्लॉक है प्रेजेंट समय के अंदर में जो इंडिया के द्वारा ग्लोबल साउथ वर्ल्ड है उसको प्रमोट किया जाता है काफी बार। तो उस समय भी इंडिया के द्वारा जो नेम का जो कॉन्सेप्ट है उसको चलाया गया था, जब हम इंडिपेंडेंस हमने अचीव किया था तो उस समय वर्ल्ड है 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड था, एक तरफ यूएसएसआर है, एक तरफ यूएसए हुआ करता था। पर उस समय में जो इमर्जिंग कंट्रीज है, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, उनके द्वारा जो नेम का जो कॉन्सेप्ट है, नेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको लॉन्च किया गया था कि हम किसी भी ब्लॉक का पार्ट ना बनते हुए हमें हमारा ये जो यहाँ पे टारगेट्स है एम्स हमको अचीव करते हुए पीस को इस तरीके से सेटअप किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में आपको नेम का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ईरान के द्वारा जो ड्रोन्स हैं उनको यूज किया जा सकता है रसिया के द्वारा यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में। नॉर्थ कोरिया के जो वेपन्स हैं उनको भी यूज किया जा सकता है रसिया के द्वारा। अगर हम बात करें इसका जो अपोजिट ब्लॉक के रूप में क्या देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, जो हमारा साउथ चाइना सी है, ईस्ट एशिया का जो पार्ट है, आप देखिए कि वहां पे जो नॉर्थ कोरिया के नियर बाई जो कंट्रीज है जिसके अंदर साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया, जापान और यूएसए का एक आपको जो ट्राइंगल है जो यहाँ पे जो दोस्ती है वो आपको फिर से स्ट्रेंथन देखने के लिए मिलती है अगेंस्ट दिस ब्लॉक ऑफ द रसिया है, नॉर्थ कोरिया है एंड चाइना का जो ब्लॉक है, ईरान का जो ब्लॉक है उसके अगेंस्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यांमार के पर्सपेक्टिव से इंडिया का जो पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि 2021 के समय में म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है उनके द्वारा कूप किया जाता है। वहां पे आंग सान सूकी नाम से जो पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको कि नोबेल प्राइज है वो भी मिला था स्टूडेंट्स लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में। तो आप देखिए कि जो आंग सान सूकी है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उनके द्वारा इलेक्शन के अंदर में कोई मिसकंडक्ट वो किया गया, ऐसा मिलिट्री के वहां पे एलिगेशंस थे। उसके बाद में मिलिट्री के द्वारा जो पावर है उसको टेक ओवर किया जाता है और उसको पावर को टेक ओवर करने के बाद में आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे जो जनता गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री का जो गवर्नमेंट है उसी के साथ में डील किया गया है अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइटर है उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि कंप्लीटली डिप्लोमेसी के रूप से बात करते हुए काफी सारे ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया गया है कि इंडिया को वैल्यूज को ध्यान देना चाहिए, डेमोक्रेसी को ध्यान देने का जरूरत है,
यहाँ पे जो कूप करके जो पावर के अंदर जो मिलिट्री गवर्नमेंट आई है उससे डिस्कशन है वो ना किया जाए, अपने इंटरेस्ट को ना सिक्योर किया जाए, ओपन बॉर्डर है उसको ओपन कर देना चाहिए, म्यांमार के जो पर्सन जो इंडिया के अंदर असाइलम सीकर्स हैं उनको यहाँ पे जो रिफ्यूजीज के रूप से जो एंट्री है वो अलाउ कर देना चाहिए। तो बट आप देखिए कि ये सभी जो पॉइंट्स है हमारा डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग में हमारा इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बिहाइंड में क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए एक तो लिमिटेड हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लिमिटेड पॉपुलेशन, ऑलरेडी बर्डन काफी ज्यादा है, रिसोर्सेज काफी कम है। अगर ओपन बॉर्डर्स कर दिए जाते हैं तो रिसोर्सेज के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि जिन पर्सन्स को यहाँ पे असाइलम है वो ग्रांट कर दिया जाता है प्रेजेंट समय के अंदर में, तो क्या फ्यूचर के अंदर में उनको डिपोर्ट किया जाएगा, फ्यूचर के अंदर में उनको किस तरीके से ट्रैक किया जाएगा, ऐसे काफ़ी सारे जो डिफ़िकल्ट जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें जो यहाँ पे इलीगल जो माइग्रेशन है, रोहिंग्याज जो पर्सन्स हैं उनके इलीगल म्यांमार से जो इलीगल माइग्रेशन है 2015-16 के समय से ही आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे जो रोहिंग्या पर्सन्स हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो प्रोग्रेसिव इंडियन पॉलिसी है म्यांमार के पर्सपेक्टिव से वहाँ पर डिस्कस किया गया है। इंडिया की क्या इंटरेस्ट है म्यांमार के अंदर में। एक तो स्टूडेंट्स जो ईस्ट एशिया है, जो साउथ ईस्ट एशिया है, उसको कनेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से एक ब्रिज के रूप से काम करता है म्यांमार। इंडिया का नाइबर कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट है वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिश होना। आप देखिए कि फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में जब हम रीड करते हैं तो उसी का मिसयूज के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कहा गया था कि मणिपुर के अंदर जो वायलेंस देखने के लिए मिला उसके अंदर जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको भी यूज किया गया है वहाँ के जो लोकल इंसर्जेंट्स हैं उनके द्वारा। और म्यांमार के अंदर इंडियन के जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो काफ़ी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं डिफरेंट उनका प्रेजेंस काफ़ी बार आपको म्यांमार के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो ओपन बॉर्डर है वो नहीं किए जा सकते हैं। ऑलरेडी आप देखिए कि अलाउ नहीं किया जा सकता है कि आप जितने भी पर्सन्स है वो इंडिया के अंदर आप माइग्रेशन है उसको कैरी आउट कीजिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स म्यांमार के अंदर इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में, तो एक IMT हाईवे के बारे में आपने रीड किया होगा। इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का हाईवे है। मेकोंग गंगा है, मेकोंग गंगा पर जो प्रोसेस है उसके अंदर भी आपको म्यांमार देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स म्यांमार के अंदर जो हमारा कालधान प्रोजेक्ट है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। कालधान है जो सितवे पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। जोनल रेलवेज के द्वारा कहा गया है कि जो सिग्नल फेलियर के समय में क्या यहाँ पे प्रोटोकॉल होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे इंडिकेट किया जाए। जो प्रेजेंट समय में जो प्रोटोकॉल प्रोसीजर है उसको आउटडेटेड बता दिया गया है। तो अगर आप देखिए कि सिग्नल का फेलियर होता है किसी भी रेलवे जोन के अंदर में, तो उस समय में क्या प्रोटोकॉल है उसका क्लियरिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए काफ़ी सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जो सामने आए हैं लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर में, जिसके अंदर जो बेसिकली जो ह्यूमन एरर है, जो यहाँ पे सिग्नल फेलियर का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। मणिपुर के जो CM है उनके द्वारा कहा गया है कि मणिपुर के अंदर जो पीस है उसको जल्दी इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो उसके बारे में डिस्कशन है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है US के जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा जो डोमेस्टिक अब्यूजर्स हैं उनके कुछ बैन है उसको यहाँ पे अपहोल्ड किया गया है। एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के कुछ समय के लिए जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे उन पर्सन के द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है। चाइना के अंदर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हैवी है, 47 के आसपास लोग हैं उनका भी डेथ हुआ है। चाइना का जो बीजिंग के आसपास का एरिया है वहाँ पे। और नामीबिया के कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे जो सेम सेक्स मैरिज है उसके रिगार्डिंग में जो कानून है उसको स्ट्रक डाउन किया गया है। सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग में जो क्रिमिनलाइजेशन जो प्रोसेस था उसको नामीबियन कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन किया गया है। अब आपको नामीबियन डेजर्ट के बारे में पता होना चाहिए। और वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जब भी कोई डेजर्ट क्रिएट होता है तो उसके रिगार्डिंग में कोल्ड करंट है वो फ्लो किया करता है वेस्टर्न साइड के वहाँ पे। तो नामीबिया के वहाँ पे कौन सा कोल्ड करंट है वो फ्लो किया करता है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। हिंदुजा एक फैमिली है, वहाँ पे जो वर्कर है उसके एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग उनको कुछ जेल है वो किया गया है। एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। स्पेन, आयरलैंड एंड नॉर्वे के बाद में आप देखिए कि आर्मेनिया 4th कंट्री बनता है जिनके द्वारा पैलेस्टाइन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आप देखिए इससे अर्लियर फेज के अंदर में 3 कंट्रीज हुआ करते थे, एक स्पेन है, एक आयरलैंड है, एक नॉर्वे है, और 4th कंट्री यहाँ पे आर्मेनिया बना है। आर्मेनिया का नियर बाई कंट्री कौन है? अजरबैजान है। अजरबैजान और आर्मेनिया में कन्फ्लिक्ट किस रीजन के रिगार्डिंग में था? नागोर्नो काराबाख नाम का एक रीजन है, उसके परस्पेक्टिव से वहाँ पे डिस्प्यूट था। आप देखिए कि ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है।
यहाँ पे अंदर इनसाइड द अजरबैजान एक रोड जाया करता था। यहाँ पे आप देखिए कि नागोर्नो काराबाख है। बाद में उस रोड को ब्लॉक कर दिया गया अजरबैजान के द्वारा और कंप्लीटली इसको जो नागोर्नो काराबाख है उसको अनेक्स कर लिया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि साउथ कोरिया के द्वारा जो रसिया के द्वारा नॉर्थ कोरिया के साथ में रिलेशन को सेटअप किया गया है, एग्रीमेंट्स को साइन किया गया है, वेपन्स के यूज करने की बात की गई है। तो साउथ कोरिया के द्वारा रसिया के जो एम्बेसडर हैं, रसिया के डिप्लोमेट्स हैं, उनको सम्मन है वो जारी किया गया है, उसके पर्सपेक्टिव से कुछ क्लियरिफिकेशन है वो मांगा गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स आज का न्यूज़पेपर है वो लेट आपके लिए अपलोड किए, उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। आने वाले समय में आपके लिए सुबह मॉर्निंग के समय ही अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।